तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है पिछले लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना झा सर। इससे पहले कि टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, लेक्चर सेकंड स्टार्ट किया जाए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज पहला दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो को अटैच कर रखा है, आप जरूर उसको देखें। जिसमें एक तो मेरा स्ट्रेटजी का वीडियो था कि हमारा पूरा सेशन कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या क्या शेड्यूल्स होंगे, कैसे हम +1 को रखेंगे, कैसे हम +2 को रखेंगे, और दूसरा हम लेक्चर 1 के जो वीडियोस थे जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, सारे चीजें स्टडी कर लिया था, उसको भी अटैच कर दिए हैं ताकि वो बच्चे जो लेक्चर 1 नहीं कर पाए वो लेक्चर 1 पहले करें। ज्यादा बेनिफिट के लिए लेक्चर 1 को पहले करें, उसके बाद ही लेक्चर 2 को करें। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्लेन मिरर के रियल नेचर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर में, एंगल ऑफ डेविएशंस के ऊपर में, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर में। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। तो चलिए बिना कुछ बातें किए टॉपिक को आरंभ किया जाए। तो बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमें ये 2 बातों को डिस्कस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज के बारे में। भैया ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, ध्यान से देखोगे इसको। मान लो मेरे बच्चे, ये एक प्लेन मिरर है, तो इसको अगर प्लेन मिरर कहते हो तो ये क्या है? इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यानपूर्वक देखते जाना, ये एक प्लेन मिरर है और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है O। आप तो जानते हो कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, तो लाइट यहां से निकल रहा था, लाइट यहां से निकल रहा था। एक केस तो मैंने ये रखा और एक और केस रखा मैंने बच्चों। ध्यानपूर्वक देखें कि ये एक प्लेन मिरर था और लाइट कुछ ऐसे आ रहा था, लाइट मेरे बच्चे कुछ ऐसे आ रहा था। आपको यही 2 बातें आपको समझना पड़ेगा कि चीजें क्या है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रियल में लाइट निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, उसे हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसका नाम था रियल ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रियल ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, मुझे इस केस में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लाइट कहां से आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि चलो लाइट यहां जाके मिल रहा है, लाइट यहां जाकर के मिल रहा है, तो मैं इसको भी ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक एक लाइन को समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, तो मेरे बच्चे इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी से लाइट सही में निकल रहा है तो मैं उसको रियल ऑब्जेक्ट का नाम दिया हूं, लेकिन मेरे को आइडिया ही नहीं है कि लाइट कहां से आ रहा है, तो मैं इमेजिन कर लिया कि कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा, तो मैंने उसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा कि इसको कहते हैं बच्चों नॉर्मल। इसको कहते हैं मेरे बच्चे नॉर्मल। अब जानते हो ये नॉर्मल है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट्स। मेरे बच्चे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट भविष्य में जहां पर भी मिलेंगे, सुनते जाइएगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट भविष्य में जहां पर भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, उसको कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इमेज। याद रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पर भी मिलेंगे उसको नाम दिया मैंने इमेज। तो जरा सोच के देखो, क्या ये लाइट और ये लाइट, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट थे? क्या ये दोनों लाइट कभी भविष्य में मिल पाएंगे?
क्योंकि नहीं सर ये तो मिल ही नहीं सकते। तो मैं सोचता हूं यार चल आगे नहीं मिल पीछे मिल लेते हैं भाई, आगे मत मिलना पीछे मिल लेते हैं। तो मैंने इसको पीछे मिला दिया। देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको पीछे मिला दिया। मैंने कहा आगे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पीछे मिल ले। अब यहां पर मिला मेरे बच्चे, तो मैंने इसका नाम दिया इमेज। क्या नाम दिया बच्चों? इमेज। अगर ये दोनों आगे कहीं भी मिल जाता तो मैं कहता कि रियल में इमेज बना, तो उसको नाम देता रियल इमेज। लेकिन मैं तो जबरदस्ती मिला दिया हूं, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा बच्चों वर्चुअल इमेज। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम दिया मैंने वर्चुअल इमेज। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना था। लेकिन जब मैं इस पे चर्चा करूंगा मेरे बच्चे, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। लाइट जितने एंगल के साथ आया था मेरे बच्चे, उतने ही एंगल के साथ तो रिफ्लेक्ट करेगा, उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब जरा सोचिए और बताइए हमें, ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट भविष्य में कहीं पर रियल में मीट कर पा रहे हैं? यस, कहां मीट कर पा रहे हैं? यहां मीट कर पा रहे हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया इमेज। क्या नाम दे दिया बच्चों? इमेज। अब ध्यान से देखिएगा, इस इमेज का भी नाम मैंने रख दिया है स्पेशल, और इसका नाम रख दिया मैंने रियल इमेज। क्या नाम रखा मेरे बच्चे? रियल इमेज। अब यही चीज आपको समझना होगा कि प्लेन मिरर में दोनों टाइप के इमेज बने हैं, वर्चुअल इमेज भी बना है और रियल इमेज भी बना है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाया था? जब ऑब्जेक्ट रियल था। प्लेन मिरर मेरे बच्चे रियल इमेज कब बनाया था? जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब एक दो बातें हमें यहां पर और स्टडी करना होगा। ये बात तो हमें समझ में आ चुका है कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के थे और इमेज कितने टाइप के थे। तो क्या कहोगे सर, ऑब्जेक्ट दो टाइप के थे और इमेज भी दो टाइप के थे, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब जरा सोचो, यहां पर एक छोटा सा तुम्हें समझाने के लिए कुछ चर्चा करना चाहता हूं, और वो चर्चा क्या करूंगा थोड़ा ध्यान देना। मैं नाम रख दिया इसका नाम पी। क्या नाम रखा? पी। जरा सोचो मेरे बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल में मैं अगर प्रॉपर्टी लगा दूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का या सिमिलर ट्रायंगल का, तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि कुछ नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो। तो मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देख के बता सकता हूं कि पीएम बाई पीओ, पीएम बाई पीओ इज इक्वल टू पीएम बाई पीआई। फिर से समझिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगा दिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस अपॉन दिस, ये 9th में पढ़े थे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। देख रहे हो ना, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों कि पीओ बराबर पीआई, पीओ इक्वल टू पीआई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पीओ? पीओ को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे, पीओ को यहां पर कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये पीआई को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इमेज डिस्टेंस। याद रखना, इमेज डिस्टेंस को वी से लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिख रहे हैं। तो क्या मैं खुल के बोल सकता हूं कि एक प्लेन मिरर में मेरे बच्चे, एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं? बोलो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि एक प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा। बात खत्म। अब छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने कहा, ध्यानपूर्वक देखिएगा,
मान लीजिए एक मिरर था, अच्छे से जवाब दीजिएगा। एक मिरर के सामने मैंने आपको खड़ा कर दिया और आप मेरे बच्चे यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पर थे। कितने मीटर के डिस्टेंस पर थे? 10 मीटर के डिस्टेंस पर थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका इमेज कहां बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि ना प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो कहोगे सर एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बनेगा। इसका मतलब इस केस में इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो क्या मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आया? बोलिए। तो याद रखिएगा, एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। अब यहां पर चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए फिर से एक प्लेन मिरर था, यहां पर आपके इस प्लेन मिरर के सामने में मैंने आपको ही खड़ा कर दिया था 8 मीटर के डिस्टेंस पर। बताओ इमेज कहां बनेगा? तो क्या कहोगे? जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर इमेज। तो बिल्कुल 8 मीटर पीछे बन जाएगा इसका इमेज मेरे बच्चे। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस बनते रहते हैं और मैं एक एक वैरायटी क्वेश्चंस को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि हमारे बच्चे बहुत उम्मीद लगा करके इस बैच को ज्वाइन किए हैं। हर बच्चे को ये लगता है कि जहां सर अगर अच्छे से पढ़ा देंगे, जहां सर अगर पूरे सिलेबस को डिटेल्स पढ़ा देंगे तो हमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, हमें तो फिजिक्स में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ बच्चों, हम आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना, थोड़ा सा भरोसा रखना मेरे पे। याद रखना मेरे बच्चे, वही बच्चा सफल होता है जिसे गुरु के प्रति स्नेह होता है, गुरु के प्रति समर्पण होता है, गुरु के प्रति विश्वास होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु के प्रति विश्वास रखिए। अगर आपने हमें गुरु माना है तो हम पे थोड़ा सा विश्वास करके देखिए। मैं ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूं, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना तक विश्वास करके देखिए। एक एक बातों को समझने की कोशिश करिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आप में बदलाव नहीं आया तो मेरे को बताइएगा कि सर आपने क्या समझाया कि हमारी फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा भरोसा करके देखना। मैक्सिमम बता रहा हूं 1 महीने के अंदर में आप में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। आपको 1 सप्ताह बाद ही दिखने लगेगा चीजें। कई चीजें ऐसे होंगे, कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपको सपने में भी फिजिक्स नजर आती जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा। एक दिन में मैं तो ना तो किसी को डॉक्टर बना सकता हूं और ना मैं इंजीनियर बना सकता हूं, लेकिन हाँ एक दिन में आपके लाइफ को चेंज जरूर कर सकता हूं। और एक बार अगर हमें पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। चलिए बिना कुछ बातें किए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बच्चों कई बार हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वॉच टाइप प्रॉब्लम, घड़ी वाला प्रॉब्लम। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है यार, बिल्कुल ही नहीं घबराना है। कई बार ऐसा क्या कहेगा कि देखो ये कोई क्लॉक है, घड़ी समझ रहे हो ना, आजकल तो भैया स्मार्ट वॉच चलता है, लेकिन मैं स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वॉच की बात कर रहा हूं जिसमें मिनट, आवर, सेकंड वाले सुई हुआ करते थे, एनालॉग। तो भाई इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि इसके सामने एक मिरर लगा दिया गया और इस वॉच में कुछ समय हो रहा होगा, तो कहेगा बताओ इमेज में समय क्या होगा। आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बात बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना। तुम्हें यह सोचना होगा कि जो भी समय दे रखा होगा, चलो एक काम करता हूं, 4:25 दे दिया, मतलब इस घड़ी में इतने समय हो रहे थे, 4:25 और 30 सेकेंड। और मैंने पूछा कि बताइए इसका इमेज कैसा दिखेगा, इसके इमेज में कितना समय हो रहा था। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसका क्या ट्रिक होगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। इसका ट्रिक क्या होता है मेरे बच्चे? इसका ट्रिक ये होता है कि जो भी समय गिवन होगा उसमें से उसको 12 बजे में से घटा दो, क्योंकि 12 बजे ही सिमेट्री बनता है ना, सिमेट्री ऐसे 12 बजे रहेगा। तो 12 बजे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 11:59 का मतलब 12 हो गया। इस 12 बजे में से जो भी हमें मतलब इसका समय दे रखा हो या इमेज का समय दे रखा होगा, जो भी समय दे रखा हो उसको घटा दो। तो जैसे ही घटाओगे मेरे बच्चे तो मुझे बताओ क्या होगा
4, 25 और 30। इसको घटा दीजिए, देखिए कितना आया। ये हो गया 30 सेकेंड। ये कितना हुआ बच्चे 954 और 523 और ये कितना हुआ 7। तो आप कहोगे सर आपके घड़ी में कि जो इमेज बने हैं उसमें क्या समय हो रहा होगा? 7:34 तो मेरे कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है यार। देखो, जो भी समय गिवन होगा, चाहे ऑब्जेक्ट का समय गिवन हो, चाहे इमेज का समय गिवन हो, अगर ऑब्जेक्ट के समय गिवन होगा और इमेज के समय पूछा जाएगा तो भी 12 बजे में से ही घटाएंगे। मतलब 12 बजे में से मत घटाना, 11:59 में से घटाना, क्योंकि 12 बजे में अगर तुम घटाते हो ना 12:00 तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस है। तुम सेकंड को घटा नहीं पाओगे सही से, फिर एरर आ जाएगा। तो मैं जो बात बता रहा हूं वही सब बात करना। अब जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, और मैंने कुछ ऐसे बोल दिया कि मान लीजिए मेरे बच्चे, ये कोई वॉच है और इस घड़ी का जो इमेज का समय है वो 3:20 हुए हैं। अब यहां देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। 3:20 हुए हैं तो कहेगा कि बताओ इसमें समय क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट में समय क्या हो रहा था, इमेज में मेरे को ये दिखाई दिया था। तो भाई बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि 11:59 में से चाहे ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो ऑब्जेक्ट को घटा दो, इमेज गिवन होगा तो इमेज को घटा दो। इमेज को घटाओगे तो तुम कैसे लिखोगे? 3:20 और 0 जब मुझे सेकंड नहीं गिवन है मतलब 0 सेकंड है, तो दोनों को घटा देते हैं। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 60 सेकंड, ये हो गया मेरे बच्चे 39 मिनट और ये हो गया मेरे बच्चे 8। अब यहां देखो, इसको तुम ऐसे तो लिखोगे नहीं, 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, तो तुम ऐसे कह दो ना 8:40। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। घड़ी के इमेज दे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो इमेज निकल जाएगा। तो सिंपल तरीका है, 11:59 60 में से घटा दीजिए, बात खत्म। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, मेरे बच्चे हम बात करेंगे, फिर से आपसे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है? इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ये बात तो आप जानते ही हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मुझे कुछ नहीं करना है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। du/dt इक्वल टू dv/dt। अब यही बात आपको समझना होगा कि du/dt, अब देखो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं इसको लिख सकता हूं स्पीड ऑफ इमेज। अब ध्यान देना, मैग्नीट्यूड वाइज तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन चूंकि हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक छोटा सा टेक्निक लगा देना कि vi इक्वल टू माइनस में vo। ये माइनस साइन क्यों बता रहा है? क्योंकि डायरेक्शन के पंगे हैं। अगर ऑब्जेक्ट इधर दौड़ेगा तो इमेज इस तरफ दौड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल ही है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि पलट गया इसीलिए मैंने वेलोसिटी में बस साइन को यहाँ नेगेटिव लगा दिया है, बस इतना ही किया है मैंने। अब आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा। मैंने कहा ये जो डायरेक्शन मेरा है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है मेरे बच्चे वो है नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई भी मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे कि इमेज मूव करे, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो सब नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। सिंपल सा फंडा मैंने बताया था कि पॉजिटिव x पॉजिटिव और नेगेटिव x नेगेटिव। अब जैसे मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा और मैंने कहा मेरे बच्चे को एनालाइज करना चाहिए, तो मैंने सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन लिया और मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरे नन्हे मुन्ने हैं, आप ही लोगों में से कोई एक हो, और आप दौड़ रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है माइनस में vo। क्या होता है? माइनस में vo। तो आप तो जानते हो
कि चूंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ दौड़ रहा है तो इसको मैं प्लस लिखूंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस होता है, ये डायरेक्शन प्लस होता है और ये डायरेक्शन माइनस होता है। तो मैं इसको लिख दिया माइनस ऑफ +4। मतलब मेरे बच्चे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो इमेज है मेरे बच्चे वो इधर दौड़ रहा होगा, शाइन 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 ऐसे दौड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी जैसे बुक में, मैंने कई बुक में यहाँ पर एक पंगे होते हुए देखा है। पंगे क्या होता है जरा उसको समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है जरा समझो। इसका मतलब ये होता है vi माइनस vo, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर लो तो मैं क्या बोलूंगा vi माइनस vo। मतलब क्या है कि भाई देखो, एक तो आप दौड़ रहे हो, समझना ध्यान से, एक तो आप दौड़ रहे हो और मैं पीछे खड़ा होकर के चुपचाप आपको देख रहा था। तो आपकी जो इमेज है ना वो कहलाया वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब मैंने देखा है, मैं ऑब्जर्वर, मैं देख रहा हूं। लेकिन जरा सोचो कि आप ही दौड़ रहे थे, ऐसे ऐसे आप ही दौड़ रहे थे और आप ही उसको देख रहे थे। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमें इसको यूज करना होगा, थोड़ा ध्यान देना, इसमें गलती नहीं करना बच्चों। तो vi माइनस vo, vi क्या है -4 और vo क्या है मेरे बच्चे +4। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस में 8 मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर सकते हो आप, और आपको हम गलती करने नहीं देंगे। आप मेरे क्लास में बैठे हो तो गलती तो करने देंगे नहीं। तो अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा जाए तो बस ये रहा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो ये रहा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करके मुझे बताओ, और जल्दी जल्दी बताओ यार। देखो क्वेश्चंस जब मेरे क्लास में तुम बैठते हो तो यार सो करके तो नहीं पढ़ना है, बढ़िया समझना जो बात बोल रहा हूं। भैया ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ऑफलाइन में बस मैं आपको दिखता हूं, सामने दिखता हूं, और यहां बस इमेजिन करते हो कि सर मेरे सामने खड़े हैं। क्या आप ऑफलाइन में लेट करके पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। और मेरा अपना निजी मानना है कि जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं होगा वो लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता। आप मेरी एक छोटा सा बात मान लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। आप जब भी बैठे, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आप लेट करके तो पढ़ना बंद कर दो। लेट करके पढ़ाई नहीं होता, लेट करके रिलैक्स होता है। अब जब भी बैठो तो टेबल चेयर लेकर के बैठो, या कहीं पर बैठे 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 पढ़ो। सामने कॉपी रखो, सामने कॉपी रखो, और जो बात मैं बोलता हूं उसको लिखो। जो बात मैं कहता हूं करके दिखाओ, बस करके दिखाओ, उसी वक्त करके दिखाओ। जब तुम ये इमेजिन करोगे ना कि जहां सर बिल्कुल हमारे सामने खड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं, तब तो तुम फील कर पाओगे ना पढ़ाई को। अगर एक फॉर्मेलिटी करके कर रहे हो, ये कहीं पार्क में बैठ गए, देख लिए, हाँ चल हो गया, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है मेरे बच्चे। पढ़ाई में फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आप तो जानते ही हो अच्छे से कि अगर आप लोग थोड़े से स्ट्रेटजी पहले से सही रखते, जब आप 11th में थे तब भी, और जब +2 में आए थे तब भी, अगर आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी सही होता तो आपको किसी की जरूरत नहीं था। आज क्यों कहते हो जहां सर हमें हेल्प करो, हमें सपोर्ट करो, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी क्वालिफाई करना है एग्जाम को? क्योंकि आपने बेस को कमजोर किया है। चिंता ना करें, 1 महीने के अंदर आपका बेस इतना मजबूत कर देंगे कि आप भी सोचोगे कि जहां सर ने कितना हेल्प कर दिया। मैं कुछ छोटा सा एक घटना बता रहा हूं। मैं भी नीट का एग्जाम हुआ था 2024 वाला, तो एक बच्चा था, तो उसका मैं चेक कर रहा था कितना स्कोर हुआ था। तो संजोग से उसका स्कोर ठीक ठाक था, 160 के आसपास था। तो मैंने उससे एक छोटा सा बात पूछा कि बच्चे ये बताओ तुम्हें एग्जैक्टली ऑफलाइन क्लास में क्या फीडबैक मिला,
क्या तुम्हें पता लगा? उसका जो फीडबैक्स बताऊंगा तो हैरान हो जाओगे। उसने कहा जाए सर एक बात बताया आपको, जब मैं ड्रॉप कर रहा था तो हर कोई मुझे सिर्फ इतना बोलता था कि अरे यार तेरा तो 270 नंबर आया था, तेरा तो 260 या 70 ऐसी कुछ था, तेरा 260 या 70 नंबर आया था, तो क्यों ड्रॉप कर रहा है? बोला जाए सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, बोल रहा था कि अगर 300 से नीचे है तो ड्रॉप ना करो। हर कोई मुझे यही कहता था कि मत ड्रॉप कर, ड्रॉप करके कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा नंबर, 100 नंबर बढ़ जाएगा। मैंने किसी की बात नहीं माना। पेरेंट्स वही बोले कि तू बीएससी कर ले, बहुत है, काफी है बीएससी करना। और बच्चा बोला कि सर मैंने किसी की बात नहीं माना और मैं पहला एक क्लास करने के लिए आपके पास आया, और जब देखा वहां का सिस्टम इतना अच्छा, मुझे भरोसा हो गया कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूं। और आज हमारा स्कोर 650 बन चुका है। तो बोला सर अब मैं इससे आगे क्या फीडबैक आपको दे सकता हूं? तो मेरे बच्चे, मैंने उस बच्चे में एक बहुत अच्छाई क्या देखा तुम जानते हो? मैं मिलवाऊंगा भी तुमसे, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो मैं मिलवाऊंगा भी तुमसे, बताऊंगा, दिखाऊंगा, फिर आपसे वो बात भी करेगा कि हमने क्या स्ट्रेटजी लिया था। वो बच्चा 700 से ऊपर डिजर्व करता था, किसी कारणवश 20 नंबर के आसपास फिजिक्स में कट गए थे उसके, और भी सब्जेक्ट्स में कट गए थे जो नहीं कटने वाला था। तो ये होता है, देखो ये अपनी किस्मत भी होता है। हम कितना भी मेहनत करते हैं वहां पर हमारा दिमाग कितना चलता है ये बहुत मायने रखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जो बच्चा 260-70 से सीधा 650 पे जा सकता है तो तुम क्यों नहीं जा सकते? अरे बताओ ना, तुम क्यों नहीं जा सकते? क्या तुम्हें कोई कमी है? बस एक कमी है कि तुम अपने आप को नहीं पहचानते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा तभी तुम आगे बढ़ोगे। यही तुम में सबसे बड़ी कमी है। मैं बता दो रहा हूं उस बच्चे की कहानी। मैंने आज तक पूरी ऑफलाइन क्लास में उस बच्चे को कभी हवाई चप्पल से मतलब हवाई चप्पल समझ रहे हो ना, हवाई चप्पल के अलावा कोई स्टैंडर्ड चप्पल नहीं देखा पहनते हुए, जबकि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था वो। ये होती है सच्चाई, ये होती है सादगी। और जहां पढ़ाई होगा वहां तो सादगी आएगा। तो मेरे बच्चे, पढ़ाई में कभी गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता, कभी नहीं देखा जाता। बस लगो, मेहनत करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मैं आपका गार्जियन आपके साथ खड़ा है, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझे कितना भी गाली दे दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं ये कई ऐसे बच्चे भी हैं चैनल पे आते रहते हैं, इसका सिर्फ एक काम होता है कि कुछ ना कुछ तो बोल के जाओ, कोई बात नहीं। और मैं वादा करता हूं मैं उस बच्चे को भी सिलेक्शन दे के दिखाऊंगा, ओपन चैलेंज। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से मेहनत करो। खैर छोड़ो, आप बाद में भी बात कर लेंगे, थोड़ा काम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था मेरे बच्चे कि मान लीजिए एक लड़का है, वो इधर मूव करता है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने बोला कि बताइए इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। सिंपल जवाब, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है? माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिख दोगे माइनस में 2, बिकॉज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है +2। लेकिन यहीं पर फिर से बोलूंगा मैं आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या कहोगे? vi माइनस vo। vi क्या है? -2, और vo क्या है मेरे बच्चे? माइनस ऑफ +2। योर आंसर इज -4 मीटर पर सेकेंड। देखो मेरे बच्चे, प्रॉब्लम तो आया ही नहीं, प्रॉब्लम तो अब आने वाला है। इतना शानदार प्रॉब्लम आने वाला कि हिल जाएगा दिमाग। अब देखो, अब ध्यान देना, जो बात का चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं, ये एक टेक्निक है। मान लीजिए कि एक मिरर था और मिरर को भी मैंने लगा दिया नीचे कुछ, ये लो जी, मिरर को भी मूव कराऊंगा, मजा तब आएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vo, मान लो मिरर की वेलोसिटी है vm, और मान लो इमेज की वेलोसिटी है vi। सर जी अब क्या करूं?
अब क्या करूं सर जी? आपको चिंता नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि वी आई इक्वल टू माइनस में वी ओ, वी आई इक्वल टू माइनस में वी ओ। तो मेरे बच्चे हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ मिरर के रिस्पेक्ट कर देते हैं, यहां भी मिरर के रिस्पेक्ट और वहां भी मिरर के रिस्पेक्ट, दोनों को मिरर के रिस्पेक्ट में बातें कर लेना होगा। मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, वी आई माइनस वी एम इज माइनस में वी ओ माइनस में वी एम। मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, वी आई माइनस में वी एम इज माइनस वी ओ प्लस में वी एम। तो अपना फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चे, वी आई इक्वल टू 2Vm माइनस वी ओ। अब देखो ये जो फॉर्मूला हो गया ना, वो हर जगह अप्लाई है। अगर मिरर रेस्ट पर है बच्चों, अगर मिरर रेस्ट पे है, सोच के देखो, अगर मिरर रेस्ट पर है तो बस Vm को 0 कर दो, तो आ गया वी आई इक्वल टू माइनस वी ओ। और अगर मिरर मूव कर रहा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर कहानी में थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, और अब मजा तब आएगा जब मैंने आपके सामने ऐसा फैक्ट रख दिया। मेरे बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर जो था वो ऐसे मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होता है फॉर्मेट, वी आई इक्वल टू ट्वाइस वी एम माइनस में वी ओ। बताओ मिरर की वेलोसिटी क्या है, सोचो और जवाब दो। मिरर की वेलोसिटी है 1 नहीं है, -1 है। क्यों भाई? सवाल नाक का है, नाक सीधर पॉजिटिव, नाक सीधर नेगेटिव, ये एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्सिस नेगेटिव। तो लिख दूंगा मैं 2 इंटू -1 माइनस ऑफ ये 4। तो बच्चों हम कह सकते हैं दिस इज माइनस में 6 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो इस तरफ है, यूं 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 हो रहा है। लेकिन यहां पर फिर से मैंने पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? वी आई माइनस वी ओ। क्या है वी आई मेरे बच्चे? -6। क्या है वी ओ मेरे बच्चे? प्लस में 4। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो चलो एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, फिर आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन आप कर लो, जल्दी जल्दी करना, लेट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना। आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से आ गया कि ये जो लड़का है वो इधर मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर भी ऐसे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? बहुत सिंपल ना बच्चों, कैसे बनाओगे? ट्वाइस वी एम माइनस में वी ओ। तो बताओ मिरर की वेलोसिटी क्या है? एक बार करके दिखाओ, एक बार करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर इसको रीचेक करते हैं क्या आपका आंसर सही था गलत था। जल्दी से आपने कर लिया होगा तो प्लीज चेक। मिरर की वेलोसिटी लिख देंगे इस बार, ये +2, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? ये भी प्लस में 8। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि इधर ये भी जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4 में से 8 इज -4 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गया होगा, और आपका भी आंसर यही आया है। बोलो आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ, आया या नहीं आया? कितने बच्चे का यही आंसर आया? जल्दी जल्दी बताओ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आपसे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो कहोगे वी आई माइनस में वी ओ। तो वी आई क्या है मेरे बच्चे? -4, और वी ओ क्या है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस में 8। योर आंसर इज -12 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में यहां तक बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे बच्चे। तो आइए अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, तो बहुत खतरनाक बातें होती है। और देखो कैसा क्वेश्चन देगा, कहेगा क्या
कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है 37 डिग्री एंगल के सहारे। ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा है। तो फिर से पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। इसके कुछ टेक्निक बताता हूं, ऐसा भयानक टेक्निक बताऊंगा कि मजा ही मजा आ जाएगा। देखो, पहले तुम एक बात जानो, पहले तुम्हें एक बात लिखवा ही देता हूं। पहले sin 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5, sin 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5। ये आपको हमेशा फिजिक्स में काम आता है, इसको जरूर याद रखें। अब आप देखो, मैं इसे कंपोनेंट तोड़ता हूं, तो जैसे ही कंपोनेंट तोड़ूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा बच्चों 5 sin 37। इसका वैल्यू होगा 5 × 3/5 और ये हो जाएगा 5 × 4/5। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब आप समझने की कोशिश करो, जो बात मैं आप समझाने जा रहा हूं ध्यानपूर्वक देखना। आपकी कहानी ऐसा कुछ हो गया है, ये है 4 और ये रहा 3। तो ध्यान देना, जब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालोगे, इसके भी कुछ कहानी है, पूरी बातों को समझना। कि अगर मान लो मिरर ऐसे था तो इसका नॉर्मल ऐसे था, अगर मिरर ऐसे था, अगर मिरर ऐसे था तो इसका नॉर्मल ऐसे था। तो जो भी कुछ बदलाव होगा ना, वो सिर्फ नॉर्मल एक्सिस पर बदलाव होगा। नॉर्मल एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब समझो, जो भी कुछ बदलाव होगा वो एक्स एक्सिस से बदलाव होगा, वाई के लॉन्ग कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब वाई के लॉन्ग जितना पहले था उतना ही आज भी होगा। पहले 3 था तो आज भी 3 होगा, बस बदलेगा ये। अभी देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया कि VI इज 2VM माइनस VO। अब देखो, मिरर की जो वेलोसिटी है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 गुना -1 और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ एक्स एक्सिस पे कितना है, 4, तो माइनस और प्लस 4, तो कितना हुआ -2 -4 -6। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि इमेज की जो वेलोसिटी है, इमेज की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग -6 है। मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से वो इधर दौड़ रहा था और वाई एक्सिस पे कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -6i + 3j। ओवरऑल फाइनल ये बात हुआ कि जो वाई एक्सिस पे बात हो रही है, तो वाई एक्सिस पे कोई बदलाव करना ही मत। वाई एक्सिस पर जैसे पहले था वैसे ही इमेज में भी रहेगा। जो भी कुछ बदलाव होगा सिर्फ एक्स पे होगा, नॉर्मल एक्सिस पर होगा। बस इतना ध्यान देना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और समझाता हूं और फिर आगे देखता हूं। मान लो मेरे बच्चे, ऐसा कहानी हमें फिर से दे दिया था, ऐसा कहानी हमें दे दिया कि मान लो मेरे बच्चे, ये एक मिरर था, एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 53 डिग्री एंगल के साथ जा रहा था और ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। तो पहले क्या करो, इसे कंपोनेंट तोड़ लो। जैसे ही कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये क्या और ये क्या, तुम कहोगे ये हो जाएगा 10 cos 53 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 sin 53। तो ये हो गया 10 गुना 3/5, देखो मैंने लिखवा रखा है, और वो हो जाएगा मेरे बच्चे 10 गुना 4/5, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। तो तुम्हारा जवाब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट ऐसे है 6 और 8,
तो इमेज कैसा है, ये ऑब्जेक्ट की कहानी है। तो इमेज की कहानी क्या होगा? तो इमेज की कहानी ये तो सच है कि ये 8 के 8 ही रहेगा बच्चों, इसमें तो कोई बदलाव होने वाला है नहीं। बदलाव इसमें होगा, और बदलाव देखते हैं कितना आएगा। vi इज टू vm माइनस vo। मिरर की वेलोसिटी जो है वो है 2, तो माइनस में 2 क्योंकि उस तरफ जा रहा है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है इस एक्सिस पर 6, प्लस में 6। तो आंसर इज -4 -6 -10। तो मैं कह दूंगा कि जो इमेज दौड़ रहा होगा वो ऐसे दौड़ रहा होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस मतलब 10, नेगेटिव ऑफ 10, और वाई के लॉन्ग 8। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं मेरे बच्चे, लेकिन चूंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो इससे ज्यादा आज करवाएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा लेंदी वीडियो होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं मेरे बच्चे। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और एक बात और जरूरी बात बताता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों का डीपीपी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी डीपीपी इसलिए नहीं दिया मैंने क्योंकि अभी बहुत इनिशियल फेज था, एक आध क्लास हुआ है जिसमें डीपीपी देने लायक क्वेश्चंस नहीं थे। अब आपको अगले लेक्चर से डीपीपी देना स्टार्ट करूंगा और मेरे बच्चे यू बनाएगा यू। और एक सप्ताह में, इसी सप्ताह के अंदर, ये जो इनकमिंग वीक है, मतलब जो अब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे जो आएगा, उसमें आपको जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो बुकलेट है वो आपको प्रोवाइड करूंगा और उसको टेलीग्राम चैनल पर मैं अटैच कर दूंगा और आप लोगों को सारे पीडीएफ्स भी उस पर अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।